नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि संस्कृत पेडागोजी की वैक्सीन, या हम यूं कहें संस्कृत शिक्षण शास्त्र की वैक्सीन, तो साथियों यदि आप इसको देख करके वीडियो को क्लिक किया है तो साथियों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं वह सब कुछ बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संस्कृत पेडागोजी के लिए, संस्कृत शिक्षण शास्त्र के लिए। फ्रेंड्स, यदि आज तक आपको संस्कृत पेडागोजी से डर लगता था तो मैं वादा करता हूं आज के बाद आपको संस्कृत पेडागोजी से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसा कि थंबनेल में लिखा है 30 में से 28 आएंगे, तो साथियों वीडियो को देखिए अंत तक, आपको खुद ब खुद सरल और सहज लगने लगेंगी सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी थोड़ी डिस्कशन करूंगा, थोड़ा डिस्कशन करूंगा। उसके बाद जो दूसरा भाग होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, जिसको देखते ही आप जैसे ही प्रश्न को देखेंगे और उस विकल्प को यदि आप देख लेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, आपका सही आंसर होगा। वह आपका दूसरा भाग होगा। और तीसरा भाग इस वीडियो का होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आप शब्द देखेंगे। जैसे जब संस्कृत प्रश्न आप हल करते हैं तो संस्कृत भाषा में ही लिख के आता है, ये तो आपको विदित है। तो संस्कृत भाषा में बच्चों को संस्कृत भाषा का अर्थ निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होता है। तो साथियों मैंने कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं जो शब्द यदि आप देखेंगे तो आपको प्रश्न का अर्थ निकालने में कठिनाई का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक पे। पहला आपका टॉपिक है संस्कृत पेडागोजी का भाषा कौशलम। भाषा कौशलम टॉपिक है पहला। तो भाषा कौशल कितने होते हैं हिंदी में, एक बार बोलो मेरे साथ। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको आप किस तरीके से लिखते हैं? सुबोपली। सुबोपली लिखते हैं हिंदी में। मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, कभी डरिएगा बिल्कुल मत संस्कृत से। जो पेडागोजी हिंदी की है सेम टू सेम पेडागोजी संस्कृत की है। अंतर मेरे भाइयों बस इतना है कि संस्कृत पेडागोजी जो प्रश्न आएगा वो संस्कृत भाषा में आएगा। आपको कठिनाई संस्कृत भाषा से होती है, वह भाषा से आज से आपको कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं भाषा कौशलम। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। बोलोगे सर अभी तो आपने बोला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, अब आप कह रहे हो श्रवणम, संभाषणम। मेरे भाई, जो श्रवणम होता है इसका अर्थ होता है सुनना और संभाषणम का अर्थ होता है बोलना। तो श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। तो अब देखते हैं श्रवणम क्या होता है। श्रवणम को यदि हम टॉपिक उठाते हैं तो श्रवणम का क्या उद्देश्य होता है, आपसे प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में पूछा जाएगा श्रवणम कौशलम किम अस्ति, किम उद्देश्यम अस्ति। तो आप कहोगे श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। जो सुनने का कौशल जो होता है उसका उद्देश्य आखिर क्या होता है, तो आप कहोगे श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। सुन करके अर्थ को ग्रहण करना ही श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछ ले इसके साधन कौन कौन से हैं, तो ढूंढिएगा विकल्प में। गुरुमुखम लिखा कहीं हो, रेडियो लिखा हो, टेप रिकॉर्डर लिखा हो, टेलीफोन लिखा हो। गुरुमुखम यानी कि गुरु के मुख द्वारा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं श्रवणम टॉपिक को, तो मेरे मुख द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये हो गए गुरुमुखम। और आप ईयरफोन लगा करके सुन रहे हैं तो ये एक तरीके से ऑडियो जो आपको मिल रही है ये भी श्रवण कौशल में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक यदि हम देखें संभाषणम, संभाषणम को हम हिंदी में पढ़ते हैं बोलना पढ़ते हैं। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है संभाषणम कौशलम किम उद्देश्यम अस्ति। क्या कौशल है संभाषण कौशल का क्या उद्देश्य है, तो आप कहोगे मौखिकाभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है वह होती है संभाषण कौशल की उद्देश्य होता है। अब मौखिक अभिव्यक्ति आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप किसी के सामने संभाषण करें तो आपका
मौखिक अभिव्यक्ति होगी। साथ ही साथ समूह चर्चा करें अपने दोस्तों में या किसी ग्रुप में या किसी समूह में, यदि समूह चर्चा चल रही है तो वो मौखिक अभिव्यक्ति होगी। मुंह द्वारा जो अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं, अपने विचारों का प्रकट कर रहे हैं दूसरों के सामने, वही तो होगी ना मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति वाद विवाद द्वारा कर सकते हैं, एक प्रतियोगिता द्वारा कर सकते हैं, साथ ही साथ साक्षात्कार द्वारा, इंटरव्यू द्वारा आप कर सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। अब बात आती है पठन कौशल की। पढ़ने कौशल का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है? तो पठन कौशलम किम उद्देश्यम अस्ति आ जाए तो आप कहोगे पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ का ग्रहण करना ही पठन कौशल का अर्थ होता है। अब मेरे भाइयों, ये दो प्रश्न आपसे और पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से पूछा जा सकता है? पठन कौशल के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सस्वर पठन और दूसरा प्रकार होता है मौन पठन। तो सस्वर पठन आखिर होता क्या है? कहोगे सर आपने तो बता दिए दो पठन होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन, तो आखिर सस्वर पठन होता क्या है? तो मेरे भाइयों, यदि जिस बार पठन करने पर हमारी ध्वनि उत्पन्न हो, ध्वनि हमको बाहर सुनाई दे, ध्वनि उत्पन्न हो, वह हमारा सस्वर पाठन, और मौन पाठन जिसमें हमारी ध्वनि उत्पन्न ना हो, ये हमारा हो गया मौन पाठन। अब हम क्या करते हैं? सस्वर पाठन को तीन भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। आदर्श वाचन आखिर क्या है? आदर्श वाचन है एक अध्यापक द्वारा किया गया वाचन, एक प्रोफेसर साहब द्वारा, एक शिक्षक द्वारा किया गया जो वाचन होगा वह हमारा आदर्श वाचन होगा। अच्छा, फिर अनुकरण वाचन क्या होगा? तो मेरे भाई अनुकरण वाचन वह होगा, एक बालक यदि किसी अध्यापक द्वारा किए गए वाचन का अनुकरण करता है तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। साथ ही साथ साथियों, समवेत वाचन क्या होता है? समवेत वाचन होता है सामूहिक वाचन। यदि आपसे समवेत वाचन लिख के आ जाए पेपर में, घबराइए बिल्कुल मत, याद कर लीजिए समवेत का मतलब ही होता है सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन में अध्यापक का कोई भी रोल नहीं होता है, बालक आपस में सामूहिक वाचन करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूं, यदि आप प्राथमिक के मास्टर बनेंगे, बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कमेंट में लिख के बताना, जी सर जरूर बनेंगे। तो कैसे? देखो, यदि आप समवेत वाचन करते हैं तो एक बालक को यदि आप कहेंगे गिनतियां, सभी लोग गिनतियां बोलो, 1 से 100 तक की गिनतियां बोलो, आपने कक्षा में एक वर्क दिया है, क्लास वर्क दिया है, सभी बच्चे एक साथ 1 2 3 4 कह के गिनतियां पढ़ रहे हैं, इसको हम कहेंगे समवेत वाचन, सामूहिक वाचन बोलेंगे। वहीं साथियों, मौन वाचन क्या क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है मौन वाचन। जो सस्वर वाचन होता है ये प्राथमिक स्तर पर होगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर होगा, यानी कि 6 के बाद यदि कोई वाचन होगा तो होगा वह मौन वाचन, और कक्षा 1 से 5 तक होगा सस्वर वाचन। तो मौन वाचन कौन कौन सा होता है? सामान्य वाचन, गंभीर वाचन, द्रुत वाचन। सामान्य वाचन का अर्थ है यदि किसी बालक से कह दिया जाए चलो किताब पढ़ो, वो सामान्य तरीके से किताब पढ़ रहा है, उसको हम कहेंगे सामान्य वाचन। गंभीर वाचन किसको कहेंगे आखिर? तो गंभीर वाचन उसको कहेंगे किसी की गंभीर, कोई लिखा गया लेख, लिखी गई कहानी, लिखी गए विचार को गंभीरता पूर्वक उसके अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना गंभीर वाचन कहलाता है। गंभीर पठन गंभीर वाचन कहलाता है। द्रुत वाचन, द्रुत पठन क्या कहलाता है? एक स्पीड में पढ़ना। अच्छा, द्रुत वाचन का या द्रुत पठन का उदाहरण क्या होगा? जैसे नोवेल पढ़ा जाता है, उपन्यास पढ़े जाते हैं, ये हमेशा द्रुत पाठन में पढ़े जाते हैं, एक रीडिंग लगाई जाती है मौन वाचन में, इसको हम द्रुत वाचन कहते हैं। अब आया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया और इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है कि ग्रहणात्मक कौशलम किम अस्ति, ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? तो ग्रहणात्मक से आप क्या समझ रहे हैं? ग्रहण करना से। तो आप किस 4 आपके पास कौशल हैं, कौन कौन से? श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। तो ग्रहण किसको करेंगे? आप देखिए, किसी भी चीज को सुन करके, किसी के विचारों को सुन करके आप क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे।
एक आपका ग्रहणात्मक कौशल हो गया, और या तो पढ़ करके करेंगे या सुन करके करेंगे तो पठनम हो गया। कभी भी विकल्प में आपके लगा आ जाए पठनम श्रवणम चा, ये यदि आपका लगा लिखा आ जाए आप लगा देना, राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आता है उत्पाद कौशलम। उत्पाद कौशल कौन कौन से होते हैं? संभाषणम और लेखनम होता है हमारा उत्पाद कौशल। किस तरीके से होता है? उत्पाद कौशल को हम अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल किस तरीके से कहेंगे? देखिए, अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। तो आप अपने विचारों किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं? या तो संभाषण करेंगे, वाचन करेंगे, या करेंगे लेखन करेंगे, या अपने विचारों को लिखेंगे, या अपने विचारों को संभाषण करेंगे। तो क्या प्रश्न बनेगा? आंसर बनेगा संभाषणम लेखनम चा। और जो मैं बार बार चा चा लिख बोल रहा हूं भाइयों, इसका मतलब चा का मतलब होता है संस्कृत में और। याद कर लेना, पता लगे चा का कुछ मतलब ही ना समझो और गलत करके आ जाओ। चा का मतलब और होता है। और उत्पाद कौशल को हम कभी कभी अभिव्यक्तात्मक कौशल के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है सूक्ष्म पेशीय कौशलम। कौन कौन से सूक्ष्म पेशीय कौशल हैं? तो सूक्ष्म पेशीय कौशल जो है हमारे 4 कौशल हैं, श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। उसमें से सूक्ष्म पेशीय जो कौशल है वह हमारा लेखनम है। अब कहोगे सर लेखनम ही क्यों सूक्ष्म पेशीय कौशल है, ये 3 क्यों नहीं है? तो जिसमें हमारी सूक्ष्म पेशियों का प्रयोग हो, जैसे हमारी उंगलियों का सारी लेखन में क्या होता है? अभी मैं अपना नाम विवेक लिख रहा हूँ, इसमें हमारी सारी उंगलियों का, अंगूठे का प्रयोग हो रहा है, सारी उंगलियों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो जो लेखनम होता है वह हमारा होता है सूक्ष्म पेशीय कौशल होता है। अब बात करते हैं पठन समय आवश्यकतम। पढ़ने के समय क्या आवश्यक होता है? ध्यान देने वाली बात है, पढ़ने के समय आपके लिए क्या आवश्यक होगा कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए, अर्थ का बोध होना चाहिए। किसी बालक को आपने कहानी पढ़ने के लिए दे दी तो उस कहानी का, उस कविता का अर्थ का बोध होना चाहिए। प्रश्न आपके सामने आएगा पठन समय किम आवश्यकतम अस्ति, या कुछ भी बन के आए। आपको क्या रखना है? मैं बार बार कह रहा हूं, संस्कृत आपकी भाषा नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, कीवर्ड पकड़िए, अर्थबोध, अर्थाबोध। अर्थ का बोध हो रहा होगा जब पठन समय सबसे आवश्यक वस्तु क्या होगी? अर्थ का बोध। पाठ का मूल भाव क्या होगा? पाठ का मूल अर्थ क्या होगा? ये एक बालक के लिए जानना अत्यंत आवश्यक होगा। अब साथियों एक नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृत शिक्षण शास्त्र में भाषा विकास। तो भाषा का विकास किन चरणों में होता है? आप खुद ध्यान लगाइए कि आप भाषा का विकास किस तरीके से कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के द्वारा। अभिव्यक्ति के द्वारा किस तरीके से? जैसे कि अभी मैं आपको इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अभिव्यक्ति कर रहा हूं इस टॉपिक को। यदि मैं बार बार इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरी अभिव्यक्ति, मेरी भाषा के विकास होगा। मेरी भाषा में जो कल जो वीडियो बनाई या जो कल लाइव सेशन लिया उसमें जो गलतियां हुई वो आज नहीं होंगी। यह कह सकते हैं भाषा के अभिव्यक्ति के द्वारा। फिर भाषा के प्रयोग द्वारा। यदि मैं प्रयोग करता हूं भाषा का जितना सरल और सहज प्रयोग करूंगा उतना ही भाषा का विकास होगा। साथ ही साथ अवसर देना, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवसर देना। प्रत्येक बालक को, आपकी कक्षा के 30 बालक हों, 100 बालक, उनको समान अवसर मुहैया कराना, उपलब्ध कराना भाषा विकास कराएगा। साथ ही साथ समाज और वातावरण भाषा विकास में अत्यंत सहायक होता है। अब बात करते हैं साथियों पठन कौशलस्य विधि। पढ़ने की कौन सी विधि है? पठन कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं और ये विधियां किस तरीके से कार्य करती हैं? तो साथियों एक बार मेरे साथ बोलो, अक्षर या वर्ण विधि पहली विधि, दूसरी विधि शब्द विधि, तीसरी विधि वाक्य मनोवैज्ञानिक विधि, चौथी विधि कथा पद्धति और 5वीं विधि है कविता पद्धति विधि। तो पठन कौशल विधि में पहली विधि हमारी होती अक्षर या वर्ण विधि। पहले क्या होगा? बालकों को अक्षर विधि,
का खा गा घा अंगा, इस तरीके से पढ़ना बताएं। फिर उसके बाद बताएं का और माँ के मिल और ला के मिल से कमल बनेगा, वी बा और ई और वा और ए और का के मिल से विवेक बनेगा। तो इस तरीके से हम शब्द विधि कहेंगे। फिर हम कहें वाक्य पद्धति किस तरीके से बनेगी, कई कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनेगा, कई शब्दों का सार्थक समूह वाक्य बनाएगा। फिर कई वाक्यों का सार्थक समूह कथा पद्धति बनाएगा और कविता पद्धति बनाएगा। तो इस तरीके से चलते हैं हमारे पठन कौशल की विधियां। यदि ये ऊपर से नीचे से वर्ण अक्षर से कविता पद्धति की ओर चलता है तो इसको हम कहते हैं शिक्षण का ऊर्ध्वगामी। यदि अक्षर से अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद कथा, कथा के बाद कविता यदि चलता है तो हम इसको बोलते हैं शिक्षण का ऊर्ध्वगामी। और यदि कविता के बाद कथा, कथा के बाद वाक्य, वाक्य के बाद शब्द और शब्द के बाद अक्षर होता है तो हम इसको कहते हैं शिक्षण का अधोगामी। तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं पठन कौशल को। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ चुका है लेखन कौशल की विधियां। लेखन कौशल की 3 विधियां हैं। जिस तरीके से आपने पठन कौशल की विधियां 5 पढ़ी, उसी तरीके से लेखन कौशल की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। पहली विधि हमारी है जैक टॉक विधि, दूसरी है उद्बोधन विधि, तीसरी है तर्क वितर्क विधि। तो जैक टॉक विधि क्या होती है, जैसे कि मैंने कह दिया आपसे कि कोई भी जो कुछ भी आता है, आओ बोर्ड पे आओ, व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे पास आओ, श्यामपट्ट पे आओ और जो कुछ भी तुमको आता है उसमें लिखो। तो ये हो गई जैक टॉक विधि। और उद्बोधन विधि क्या होती है, मैंने आपसे कह दिया कोरोना के ऊपर एक टॉपिक लिखो, कोरोना के बारे में कुछ डिस्कस करो, ये हमारी उद्बोधन विधि हो गई। तर्क वितर्क विधि हो गई, यदि मैंने राजनैतिक सामाजिक चर्चा परिचर्चा करवाई आपसे क्लासरूम में तो इसको तर्क वितर्क विधि कहते हैं। लिखवाई तर्क वितर्क विधि कहलाती है। तो ये हमारी विधियां रहीं, जैक टॉक विधि, उद्बोधन विधि, तर्क वितर्क विधि। अब संस्कृत में अधिगम अक्षमता से भी प्रश्न बनता है और प्रत्येक बार आया है, प्रत्येक बार आता है, इस बार भी आने की संभावना है। डिसलेक्सिया और अलेक्सिया, यदि आपसे डिसलेक्सिया है या अलेक्सिया है तो आप समझिएगा पढ़ने संबंधी विकार। आई को वाज पढ़ रहा है, इस तरीके से वाज को सा पढ़ रहा है, इस तरीके से यदि कोई विकार है तो डिसलेक्सिया है। डिस्ग्राफिया और अग्रेफिया लिखने संबंधी विकार और डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी विकार यदि बालक को है तो वह डिस्कैलकुलिया कहलाएगा। अब बात करते हैं साथियों उत्कृष्ट लेखन। उत्कृष्ट लेखन क्या होता है, उत्कृष्ट लेखन का मतलब है उच्च लेखन, बहुत अच्छा लेखन। उत्कृष्ट लिखा गया, उच्च लिखा गया, अच्छा लिखा गया। तो अच्छा लेखन की व्यवस्था एक विशेषता होती है, वो व्याकरण रूप से शुद्ध होती है। क्या होती है, व्याकरण रूप से उत्कृष्ट लेखन जो होता है वह व्याकरण रूप से शुद्ध होता है, साथ ही साथ भाषा सिद्धांत के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा होता है। उत्कृष्ट लेखन जो होता है भाषा सिद्धांत के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा होता है। तो साथियों ये तो रहे हमारे टॉपिक। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर, जिसको आपको देख करके डायरेक्ट हिट करना है आंसर पर। यदि ये विकल्प दिख जाए, प्रश्न में लिखा हो और ये और विकल्प में लिखा हो ये, डायरेक्ट लगाओ, आंसर आपका सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बहुत काम में आएगा। पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड जिसको देखते ही प्रश्न में सही उत्तर समझ जाएं कि यही चिल्ला रहा है कि ये मैं सही आंसर हूं, मुझको पकड़ो और गोला भर दो ओमआर सीट पे। तो कविता प्रयोजनस्य, कविता का क्या प्रयोजनस्य होता है, आनंदानुभूति। कविता का जो प्रयोजन होता है वह आनंदानुभूति होता है। यदि आपके प्रश्न में कविता प्रयोजन पूछा जाए, विकल्प ढूंढ लेना, कहीं पर भी आनंदानुभूति लिखा होगा, आनंदानुभूति यदि लिख के आ जाए आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका विकल्प है भाषा प्राथमिक रूपम। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, संकेत भाषा होता है भाषा का प्राथमिक रूप। वहीं साथियों अभिव्याप्त कक्षाया, अभिव्याप्त कक्षाया यदि आपसे लिखा आ जाए अभिव्याप्त कक्षाया तो आप सोचोगे अभिव्याप्त कक्षाया ये कौन सी एक कक्षा नई आ गई। तो साथियों आपको पता है
आप चिरपरिचित हैं उससे। अभिव्यक्त कक्षा को ही समावेशी कक्षा कहते हैं, घबराइएगा बिल्कुल मत, इसी को कहते हैं समावेशी कक्षा। और साथियों, यदि प्रश्न बने बहुभाषिकता से प्रश्न बने और लिखा हो कहीं भी विकल्प में महत्वपूर्ण संसाधनम, जो बहुभाषिकता होती है बालक के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, कक्षा के लिए, एक विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होती है, साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास करता है बहुभाषिकता। अब बात करते हैं फ्रेंड्स निदानात्मक परीक्षण। यदि प्रश्न में कहीं भी लिखा आ जाए निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, तो आप विकल्प में ढूंढिएगा कि समस्या पहचान करोति कहाँ लिखा है, समस्या पहचान कहाँ लिखा है। निदानात्मक परीक्षण जो होता है वह करता है समस्या की पहचान करता है, वहीं उपचारात्मक परीक्षण क्या करता है, समस्या का निवारण करता है, समस्या का निदान करता है और समस्या का समाधान करता है। उपचारात्मक परीक्षण लिखा आ जाए और फिर ढूंढिएगा प्रश्न ऑप्शन में कि समस्या समाधान कहाँ पर लिखा है। यदि उपचारात्मक परीक्षण विकल्प में लिखा हो, प्रश्न में लिखा हो, फिर आप विकल्प में ढूंढिएगा, 4 विकल्प आपके पास होंगे कि उपचारात्मक समस्या समाधान कहीं लिखा हो, मतलब समाधान लिखा होगा, चाहे उपचारात्मक समाधान लिखा हो, चाहे समस्या समाधान लिखा हो, चाहे निवारण लिखा हो। कहने का मतलब है समस्या का निवारण या समाधान हो रहा होगा यदि उपचारात्मक परीक्षण की बात हो रही होगी तो। प्राथमिक कक्षाया कथम विषय, प्राथमिक कक्षा का कौन सा विषय है, प्राथमिक कक्षा का प्रथम विषय कौन सा है, यह पूछा जाता है बहुत बार। तो आप लगाओगे मम परिवारा। प्राथमिक कक्षा में प्रथम विषय, प्रथम टॉपिक हमारा मम परिवारा होगा। साथ ही साथ साथियों कुछ डायरेक्ट मैं आपको विकल्प बता रहा हूँ कि ये विकल्प हमेशा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड में लिए जाते हैं। यदि आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, यदि आपको संस्कृत भाषा ही प्रश्न की ना समझ में आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, विकल्प देखेंगे। विकल्प में लिखा हो मुद्रण समृद्ध वातावरण या प्रिंट समृद्ध माहौल, सही आंसर लगाइएगा, सही होता है ज़्यादातर। मातृभाषा माध्ययन अधिगम, मातृभाषा माध्ययन अधिगम लिखा हो, या लिखा हो छात्रान अवसर ददात, या लिखा हो पाठे रुचिवर्धनम, या लिखा हो विभिन्न संदर्भेषु शब्दानाम प्रयोगे। तो ये सभी चीज़ें यदि लिखी आपको मिल जाए विकल्प में कहीं पर भी, तो राइट आंसर होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड में आते हैं, ये आपके विकल्प सही उत्तर के होते हैं। यदि आपको विकल्प समझ में नहीं आ रहे हैं, भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट इन विकल्प को पढ़ लीजिए और अपना काम चला लीजिए। फिर आती विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपम, विद्यार्थी के आवश्यकता के अनुरूप कोई कार्य किया जा रहा है तो वह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में जाएगा। साथ ही साथ साथियों छात्रा स्वानुभाव धारणेन, छात्रों के स्व अनुभव के आधार पर, स्वभाव धारण के आधार पर यदि विकल्प लिखा है तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। साथ ही साथ वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु समैव अभिव्यक्ति परस्परम संवादम, यदि परस्पर संवाद किया जा रहा है आपस में, या वैविध्यपूर्ण विभिन्न तरीके की गतिविधि बालक द्वारा कराई जा रही हैं, नृत्य भी कराया जा रहा है, वाद्य यंत्र का प्रयोग भी कराया जा रहा है, चित्रकला का प्रयोग कराया जा रहा है, खेल का भी प्रयोजन कराया जा रहा है, अध्ययन भी कराया जा रहा है, तो इसका मतलब वैविध्यपूर्ण गतिविधि कराई जा रही हैं, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में जाएगा। ऐसा नहीं कि वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु लिखा वर्ड आ जाए। यदि इसकी जगह पे आपका लिखा आ जाए केवलम अध्ययनम नृत्यम वाद्यम चित्रांकनम, मतलब बहुत सारे, एक बालक को बहुत सारी क्रिया विधियाँ करवाई जा रही, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हूँ, तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बालक को कुछ ना कुछ, सभी एक्टिविटीज़ से, अनेक क्रियाकलापों से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, इस वजह से वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जाता है। साथ ही स्वमेव अभिव्यक्ति, जब बालक स्वमेव अभिव्यक्ति करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति करता है, ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड में जाता है। परस्पर संवादम और मुक्त वातावरण, बालक को मुक्त वातावरण जितना ज़्यादा
मुहैया कराया जाए। अच्छा हाँ, मुक्त वातावरण से एक और मिल जाता है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न जहाँ भी ये लिखा आ जाए मुक्त अंत वाले प्रश्न, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर वहाँ पे बन जाता है मुक्त अंत वाले प्रश्न पे। तो ये तो रहे साथियों पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड हमारे ये रहे। अब इसके बाद कुछ कठिन शब्दों में जिनके अर्थ में, जो आपको प्रश्न के अर्थ को समझाने में थोड़ी हेल्प करेंगे, आपकी थोड़ी मदद करेंगे, उनको देख लेते हैं। यदि आपका चा लिखा आ जाए, कहीं पर भी आपका चा लिखा आ जाए, तो चा का अर्थ होता है और, अस्ति का अर्थ है नास्ति लिखा आ जाए। ध्यान देने वाली बात है साथियों, अस्ति लिखा है तो है, और नास्ति लिखा है तो नहीं है। और अधोलिखितम लिखा है, अधोलिखितम का अर्थ होता है नीचे दिए गए। समीचीनम का अर्थ होता है प्रचलित। किम, किम का अर्थ क्या के संदर्भ में आप लेते हैं, और बहिर का अर्थ होता है तो। एव का अर्थ होता है ही, और भावता, भावत, भावता, भावतंत, इस तरीके से रूप चले तो आपका होता है भावत। भावत का अर्थ होता है आपका, आपके, इस तरीके से चलते हैं शब्द रूप। तो ये कठिन शब्द भावत बहुत जगह लिखा होता है, भावत लिखा आ जाएगा प्रश्न में, तो आप समझिएगा हमारे लिए बात कर रहा है, आपके लिए बात कर रहा है। बहिर लिखा आ जाए तो समझिएगा तो की बात कर रहा है। एव लिखा आ जाए समझिएगा ही की बात कर रहा है। किम लिखा आ जाए तो समझिएगा क्या, कौन की बात कर रहा है। चा लिखा आ जाए तो समझिएगा और की बात कर रहा है। अस्ति, नास्ति मतलब है प्रश्न बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड में चला गया है, नास्ति है। अधोलिखितम लिखा आ जाए तो नीचे दिए गए विकल्पों के हमें चर्चा परिचर्चा की बात कर रहा है। तो ये तो आपके कुछ कठिन शब्द रहे जिनको आप देख करके आपकी मदद करेंगे प्रश्न को सॉल्व करने में। अब बात करते हैं कि पेडागोजी के अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो आपको ध्यान देना है अवयव पे, आपको ध्यान देना है प्रत्यय पे, आपको ध्यान देना है संधि पे, शब्द रूप पे, धातु रूप पे और समास पे। शब्द रूप, अवयव, प्रत्यय, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, समास, इतने टॉपिक यदि आप पढ़ लें और ये वीडियो को यदि आप देख लेते हैं पूरा, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी 2011 से लेकर के 19 तक। 2011 से लेकर के 19 तक के सारे सॉल्व पेपर की संस्कृत पेडागोजी उठाइएगा, यहाँ से आपके ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ को, इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद वहाँ पे जाकर के इसका इम्प्लीमेंट करिएगा, प्रयोग करिएगा, आपको बहुत आसान लगने लगेगी संस्कृत पेडागोजी। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो जो लाइक वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। संस्कृत पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, या हम कहें ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी की सारी इसी तरीके की ट्रिक्स पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।